आज हम लोग बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड की सहायता से हम किस प्रकार राष्ट्रीय आय फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू एडेड को हम GDP बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले हमें निकालना होता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या शामिल होगा, इसे कैसे निकालते हैं इसकी बात करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स यानी बिक्री और चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में हुआ परिवर्तन। बच्चों ये जो डेल्टा है इसको हम चेंज कहते हैं, चेंज इन स्टॉक। सेल्स बिक्री, फर्म बिक्री कहाँ कहाँ करती है इसकी बात हमें करनी होगी। तो बिक्री, कोई भी फर्म बिक्री दो जगहों पर करेगी। पहला डोमेस्टिक सेल, अपने देश की इकोनॉमी के अंदर सेल करेगी। दूसरा एक्सपोर्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर घरेलू बिक्री के बावजूद भी प्रोडक्ट बच रहा है तो उसको शेष विश्व में निर्यात किया जाता है। डोमेस्टिक सेल की बात करते हैं बच्चों। घरेलू बिक्री, घरेलू बिक्री का मतलब है कि देश की सीमाओं के अंदर फर्म्स के द्वारा की गई बिक्री। तो घरेलू सीमाओं में अपने देश के अंदर किस किस को बिक्री की जा सकती है? पहला सेल टू हाउस होल्ड, हम घरेलू क्षेत्र के लोगों को, हम और आप जो कंज्यूमर हैं, जो घरेलू क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें फर्म बिक्री करेगी। दूसरा सेल टू गवर्नमेंट, सरकार को बिक्री की जाएगी। तीसरा सेल टू अदर फर्म्स लाइक फर्म ABC एंड सो ऑन, मतलब कि एक फर्म दूसरे फर्म्स को, किसी अन्य फर्म या फर्मों को बिक्री कर सकती है। तो इस तरीके से ये सारे ऐड करने पर डोमेस्टिक सेल मिलता है। डोमेस्टिक सेल में अगर एक्सपोर्ट को ऐड कर दिया गया है तो ये दोनों मिलकर बना देते हैं हमारा सेल्स या बिक्री। अब बिक्री के साथ साथ हम इसमें ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक। अगर इकोनॉमी में कोई भी प्रोडक्ट बिकने से बच गया है फर्म का तो वो उसकी इन्वेंट्री या स्टॉक का पार्ट माना जाता है। तो हम बात करेंगे कि चेंज इन स्टॉक को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक। इन दोनों को आपस में माइनस करके चेंज इन स्टॉक या इसी को हम चेंज इन इन्वेंट्री का नाम देते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि चेंज इन स्टॉक और सेल्स को ऐड करके हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया। अगर इकोनॉमी में ये स्थिति है कि चेंज इन स्टॉक नहीं है, यानी कि प्रोड्यूसर ने जितना प्रोडक्ट तैयार किया था सारा का सारा बेच दिया गया, सारी की सारी बिक्री हो गई, कोई भी स्टॉक नहीं बचा है, तो उस स्थिति में वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स। जो पूरी बिक्री है वही वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाती है। लेकिन अगर कुछ भी अनसोल्ड स्टॉक के रूप में बच गया है तो उसको हम चेंज इन स्टॉक के थ्रू वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड करते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मध्यवर्ती उपभोग। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन से तात्पर्य होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की खरीदारी। कच्चा माल बाजार, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फर्म है, जो इंटरप्राइज है, वो कहाँ से खरीदेगा? पहला फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, अपने देश के बाजार से खरीद लेगा, या अगर देश में नहीं मिल पा रहा है तब इम्पोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि घरेलू बाजार में खरीदारी प्लस विदेशों से खरीदारी, ये दोनों मिलकर तैयार करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक प्रोड्यूसर, एक फर्म किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए दो तरीके के इनपुट्स परचेज करता है। कुछ कहलाते हैं फैक्टर इनपुट्स
और कुछ कहलाते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स का मतलब होता है बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको परचेज करना। और नॉन फैक्टर इनपुट्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल के साथ साथ रॉ मटेरियल भी अति अनिवार्य होता है। तो जो रॉ मटेरियल होता है उसको नॉन फैक्टर इनपुट्स कहा जाता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि उसको कैटेगराइज करते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स में। तो जो नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं उन्हीं को हम रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। कई बार एग्जाम में आपको डिस्टर्ब करने के लिए दे दिया जाएगा कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम एब्रॉड या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, और साथ ही में दे देते हैं इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी या इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन की आवश्यकता है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल होता है, ना कोई टेक्नोलॉजी ना कोई मशीनरी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करके जीडीपी एमपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालेंगे। तो जीडीपी एमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड आउट कर लिया, दोनों को आपस में माइनस करके जीडीपी एमपी ज्ञात कर लेते हैं। अब जीडीपी एमपी की सहायता से एनएनपीएफसी यानी कि राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। किस प्रकार से देखेंगे। एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम इक्वल्स टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस एनएफआईए। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं। बच्चों एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग वैल्यू एडिशन को समझते हैं। आप यहाँ एक शेड्यूल आपको दिखाई दे रही है। इस शेड्यूल में 4 कॉलम हैं, 1, 2, 3 एंड 4। कॉलम नंबर 1 में हमने फर्म्स दिखाई, इंटरप्राइजेज दिखाई हैं। इकोनॉमी में ये मान लिया गया कि 4 फर्म हैं, फर्म ए, बी, सी और डी। इन चारों ने कुछ कुछ प्रोडक्शन इकोनॉमी में किया है। किस तरीके से ये काम करेंगे इसकी स्टडी हम करते हैं। हमने मान लिया कि फर्म ए एक फार्मर है, किसान है, उसने व्हीट का प्रोडक्शन किया। व्हीट का प्रोडक्शन करने के लिए उसे कुछ न कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। वो खाद, बीज, उर्वरक, इरिगेशन इन सब के रूप में कुछ न कुछ कंजम्पशन करेगा। तो वो जो खर्च करेगा इन सारे इनपुट्स को परचेज करने में, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ मान लिया है कि फार्मर ने, जो कि फर्म ए था, इंटरप्राइज नंबर 1 है, उसने 200 करोड़ रुपए का या 200 रुपये, ये सारे रुपए में हैं, 200 रुपये का रॉ मटेरियल परचेज किया और उसकी मदद से गेहूं का प्रोडक्शन किया। गेहूं को वो मार्केट में ले जाकर बेचेगा। बेचने पर उसे अपने गेहूं का जो वैल्यू मिला वो कहलाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। हमने मान लिया कि किसान ने 600 रुपये के गेहूं बेचे। तो अब इस स्थिति में वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 600। इस 600 का गेहूं तैयार करने में रॉ मटेरियल के तौर पर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के तौर पर किसान ने 200 रुपये खर्च किए। तो इस स्थिति में वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अर्थात 600 माइनस 200 यानी कि 400 का वैल्यू ऐड किया गया। अब जो 600 रुपये का प्रोडक्ट बेचा गया था किसान के द्वारा, उसको फर्म बी ने परचेज कर लिया। फर्म बी एक फ्लोर मिल, आटा मिल है। आटा मिल ने 600 रुपये का गेहूं खरीदा। तो 600 रुपये अब फर्म बी, जो कि आटा मिल है, उसके लिए क्या हो जाएंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस गेहूं की प्रोसेसिंग करके उसने मैदा तैयार किया, फ्लोर तैयार किया, आटा तैयार किया, और वो आटा उसने बाज़ार में 800 रुपये में बेचा। तो 800 रुपये
फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में उसने 600 रुपये खर्च किए थे। तो 800 माइनस 600 इक्वल्स टू 200। तो 200 रुपये का वैल्यू ऐड फर्म बी के द्वारा किया गया। अब जो 800 का फर्म बी ने वैल्यू बेचा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो उसका 800 रुपये था, वो 800 रुपये फर्म सी ने, जो कि एक बेकरी वाला है, उसने 800 रुपये का आटा खरीदा। इस आटे की सहायता से बेकरी के मालिक ने ब्रेड बिस्किट तैयार किए और उस ब्रेड और बिस्किट को बेकरी के मालिक ने 1000 रुपये में मार्केट में बेच दिया। तो इस प्रकार से फर्म सी ने कितना वैल्यू ऐड किया? 1000 माइनस 800 बराबर 200। तो 200 रुपये का फिर से वैल्यू ऐड किया गया। अब बेकरी वाले ने जो वैल्यू बेचा 1000 रुपये का जो प्रोडक्ट बेचा था, उसको फर्म डी ने, ये फर्म डी कौन हो सकता है? शॉपकीपर हो सकता है, रिटेलर है। रिटेलर ने 1000 रुपये का ब्रेड बिस्किट खरीदा और रिटेलर ने उसे 1200 रुपये में फाइनल कंज्यूमर्स को बेच दिया। तो इस स्थिति में फर्म डी ने, यानी कि शॉपकीपर ने, रिटेलर ने 1200 माइनस 1000 बराबर 200 का वैल्यू ऐड किया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वैल्यू एडेड निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इन दोनों को आपस में माइनस करके हम वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं। अब लास्ट में हमने सबका टोटल कर दिया। आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 3600। और इतने वैल्यू को बनाने के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में 2600 रुपये का सामान खरीदा गया। तो ये 3600 माइनस 2600 करने पर जो वैल्यू मिला 1000 का, यही हमारा कहलाता है वैल्यू एडेड। बच्चों, इस पूरी शेड्यूल में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली, वो ये है कि जो एक फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वही दूसरे फर्म के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये 600 का जो वैल्यू एडेड था, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट था, वही फर्म बी के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। फर्म बी का जो वैल्यू था, वैल्यू ऑफ आउटपुट था, वही जो आटे का मूल्य था, वही फर्म सी के लिए, बेकरी वाले के लिए, वही 800 क्या हो जाएगा? वैल्यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और जो फर्म सी का आउटपुट था, वैल्यू ऑफ आउटपुट था, वही फर्म डी के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाता है। अब आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर फर्म ए है, वही फर्म बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में सिर्फ वैल्यू एडेड ही नहीं, बल्कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी एडेड होता है। अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड करके बता दें कि ये हमारा जीडीपी है, तो यहाँ पर डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या हो जाएगी, क्योंकि इस 600 में वैल्यू एडेड के साथ साथ इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोनों चीज़ें ऐड हैं। इसलिए वैल्यू एडेड मेथड में राष्ट्रीय आय निकालते समय हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को घटा देते हैं, जिससे कि दोहरी गणना की समस्या इकोनॉमी में नहीं होने पाती है। अन्यथा दोहरी गणना, डबल काउंटिंग हो जाएगा या ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम हो जाएगा। तो ये दोहरी गणना की समस्या होती है जब हम एक ही चीज़ का वैल्यू, एक ही प्रोडक्ट का वैल्यू एक से अधिक बार ऐड कर लेते हैं, तो वह कहलाता है दोहरी गणना या डबल काउंटिंग। तो वैल्यू एडेड मेथड जो है हमें डबल काउंटिंग, दोहरी गणना से बचाता है। बच्चों, आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमी में जो कुछ भी ग्रॉस वैल्यू ऐड किया जा रहा है, यानी कि जो भी जीडीपी है, वो कहाँ से आ रहा है। इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इन तीनों क्षेत्रों के द्वारा जो कुछ भी वैल्यू ऐड किया जाएगा, उसे
हम ऐड करेंगे और वही हमारा कहलाता है GDP-MP। तो प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय प्राइमरी सेक्टर। उसी तरह सेकेंडरी सेक्टर के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय सेकेंडरी सेक्टर, और उसी तरीके से तृतीय क्षेत्र का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करने पर जो मिलेगा वो कहलाएगा वैल्यू एडेड। और उन तीनों के वैल्यू को आपस में ऐड करके GDP-MP निकालते हैं। तो ये था बेटा आपका वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके द्वारा हम डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या से बच जाते हैं। इसीलिए हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को डिडक्ट कर देते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।